में वन शॉट लेक्चर में महा लेक्चर है भैया, ये इसमें स्वागत करता हूं। और ये बिना समय बर्बाद किए आगे की ओर बढ़ते हैं। बड़े बड़े वन शॉट नहीं देखना होता है। इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ब्रीफ में थ्योरी रिवाइज करेंगे। ठीक है, करंट क्या होती है? करंट किसी भी क्रॉस सेक्शन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं। इसमें एक इंस्टेंटेनियस करंट होती है और एक एवरेज करंट होती है। इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे डिफाइन करते हैं भैया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt के थ्रू। और इसी से हम क्या करेंगे, अगर dq चार्ज फ्लो हो रहा है, dt टाइम में करंट i है, और अगर करंट टाइम का फंक्शन दिया है तो टोटल चार्ज निकालने का t1 से t2 टाइम इंटरवल में, ये एक अपने पास तरीका है और निकाल सकते हैं। और ये कह भी सकते हैं कि एरिया ऑफ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इसमें क्या देता है? टोटल चार्ज देता है। यानी इंस्टेंटेनियस करंट अगर टाइम का फंक्शन है तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। और चार्ज अगर टाइम का फंक्शन है भैया तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगी। इसे इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। और एवरेज करंट क्या होता है? तो एवरेज करंट होता है भैया क्या? एवरेज करंट होता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज का जितना भी फ्लो होगा किसी भी गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। तो टोटल चार्ज आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो। अगर करंट दिया है टाइम का फंक्शन, फंक्शन ऑफ टाइम, तो t1 से t2 के लिए टोटल चार्ज निकल गया और टाइम इंटरवल से आप डिवाइड कर देंगे तो एवरेज करंट आ जाए। ये बेसिकली कोई भी एवरेज क्वांटिटी होती है वो किसी गिवन टाइम स्पेन में निकाला जाता है। तो ये ब्रीफ थ्योरी है। आगे की ओर बढ़ते हैं इसमें। और ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा भाई। तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा इसे हमें निकालना है। तो आप इसमें क्या कर दोगे? चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेट करना है करंट वर्सेस टाइम का स्केल दिया हुआ है, इसमें रिलेशनशिप दिया है। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन का फंक्शन जो है ये इस प्रकार आ जाएगा 0.01 और dt और फ्रॉम 1 to 2। या बाकी कैलकुलेशन है आप ये कर लेना 0.02 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.01 इंटू टी और फ्रॉम 1 से 2 के लिए ये लिमिट पुट कर देंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपका इसमें। यहां से देखिए, यहां से कैलकुलेशन है जस्ट। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? आप डिवाइड कर दो इससे इससे, जो भी है आप कर लो। तो देखिए अगर 100 टाइम ये है, यहाँ पे 100 हो जाएगा और इसको भी लिख सकते हो 1/100। ठीक है, तो भैया 1/100 को हम क्या करते हैं? इसको कर देते हैं बाहर। कैलकुलेशन देखना है मजेदार। 2 रखेंगे टी की जगह तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो यहां से देखिए 4 - 2 क्या हुआ? 2। और 2 यहाँ पे तो खत्म हो गया, 1 स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ तो बचा नहीं भैया। तो ये हो गया 4 - 2। 2 को 100 से डिवाइड कर देंगे 0.2, ये आ गया 0.02 कूलम। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो चल जाएगा भाई, हमारे लिए, आपके लिए नहीं चलेगा। तकदीबात करते हैं, देखिए क्या है ये बिड्डा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी ब्रीफ कर देते हैं, फटाफट फॉर्मूले को ब्रीफ करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है भाई? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या है? जैसे किसी कंडक्टर को हम पहले तो ऐसे रखे रहते हैं। अब ये सॉलिड है, कोई कंडक्टर है मटेरियल। यहाँ जब बैटरी लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करता है ए और बी के बीच में, जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग उल्टे डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये ड्रिफ्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ही होता है। फिलहाल फॉर्मूले में बात करते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन ये है
तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये बेसिकली सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है। एक एवरेज कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं टावा। तो ये हो जाएगा इसमें भैया ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब देखिए ये होता है हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप चाहो तो अपने लिए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल लेंथ ऑफ कंडक्टर यूज कर सकते हो। यहाँ पे V बाई एल के फॉर्मेट में यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम ऑफ सक्सेसिव कोलिजन होता है। बेसिकली सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए एवरेज होता है। किसी का सक्सेसिव कोलिजन का टाइम कम ज्यादा बराबर कुछ भी हो सकता है, बट ये एवरेज है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है? तो ये बेसिकली क्या है, रैंडम स्पीड जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उस पर डिपेंडेंसी। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडम स्पीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी ये कोलाइड करने लगेगा तो टाइम ये कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। इसका कहाँ कहाँ असर होगा आगे के देखेंगे। फिलहाल ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मास है, दुनिया के हर मेटल कंडक्टर के लिए ये वही होते हैं। तो बाकी डिपेंडेंसी दिख रही है। अब बात करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी नीट 2020 में आया हुआ है और जेईई मेंस में भी आ चुका है। तो मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू, इसको डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यहां से देखिए करेंगे वीडी अपॉन ई, तो ये आ जाएगा भैया ई टाउ बाई एम। तो ये अपने पास एक रिलेशनशिप आया मोबिलिटी का, यूनिट बना सकते हैं। वोल्ट पर मीटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मीटर पर सेकेंड होता है। ये देखिए बेसिकली इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, रेशियो वैसे ही रहेगा। ये इन्हीं पर डिपेंड करता है। ई और एम तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, ये सबके लिए वही रहता है। यानी टाउ पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मतलब ये कनेक्शन बन जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम इसी को टाउ को बोल रहे हैं हम। करंट डेंसिटी और इसमें एक रिलेशनशिप भी होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं I इज इक्वल टू एन ई वी डी। ये करंट कर स्मॉल है, किसमें आ गया है? ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द गिवन मेटल, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करती है? तो ये ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मेटल कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर कॉपर का वायर है तो कॉपर के वायर की कितनी भी लेंथ हो, कितना भी एरिया क्रॉस सेक्शन हो, थिकनेस हो, ठीक है, कितना भी बड़ा खंभा हो, कॉपर का वायर हो, कोई लेना देना नहीं है। स्मॉल लेंथ नहीं बदलेगा, ये किसी से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। फॉर द गिवन मटेरियल ये जस्ट का तस रहेगा। एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये जो हाँ दिखाई दे रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और इसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, इस रिलेशन को थोड़ा सा और आगे मजबूत बनाते हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं अपने पास। तो ये अपने पास जो फॉर्मूले हैं, देखिए करंट डेंसिटी एक है, तो करंट डेंसिटी को हम लोग जे लिखते हैं करंट पर यूनिट एरिया। तो ये एन ई ए वी डी में का ए गायब कर दो तो एन ई वी डी हो जाएगा। आप चाहो तो वीडियो उठा कर रख लो। लेकिन इसमें जो करंट है ना, करंट डेंसिटी से एक्चुअल जो कनेक्शन होता है, ये जे जो है करंट डेंसिटी, ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, पॉइंट में डिफाइन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको एक पर्टिकुलर एरिया वेक्टर डीए से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से इस रिलेशन का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर एरिया बड़ा है और ये डॉट प्रोडक्ट में अगर लिखा जाए तो ए जे डॉट ए लिखा सकता है, तो ये हो जाएगा जे ए कॉस थीटा। मतलब एरिया वेक्टर और जे वेक्टर के बीच का ये एंगल होगा भैया एरिया वेक्टर। कोई एरिया ए है पर्टिकुलर, तो ये यूज किया जा सकता है। जेई ने इसका यूज किया, नीट ने अभी तक इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। अब देखिए वीडी का जो फॉर्मूला उठाकर अगर इसमें हम रख दें,
NEVD, VD का फॉर्मूला था अपने पास E/m इंटू टाउ। ठीक है, तो यहां से देखिए एक फॉर्मूला आया NE² टाउ बाई m इंटू E। अब देखिए ये जो दिख रहा है ब्रैकेट में फैक्टर, इसको हम सिग्मा के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी NE² टावा बाई m। ठीक, सारे फॉर्मूले लिख गए और इसी J को हम लोग ऐसे सिग्मा E लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। और सिग्मा का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए किस पर डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर, बाकी कोई नहीं है। सिमिलरली ये कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी लिखेंगे तो रेजिस्टिविटी को हम लिखेंगे 1/सिग्मा, तो वो इधर करेंगे तो E इज इक्वल टू रोजे हो जाएगा। इसी को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, यह माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के कनेक्शन है J और E का। J और E वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रहे। तो ये एक ओवरऑल फॉर्मूला है, आप इसको और भी पैटर्न में चेंज कर सकते हो। अब दूसरा इसमें देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो इसको कन्वर्ट कर दे यहीं से सीधे सीधे, E के जगह V/L लिख दे और रो को रहने दे, J को I/A रख दे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे V इज इक्वल टू IR बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे फॉर्मूले कलेक्ट कर दिया। रो इंटू L/A रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा, रो इंटू L/A इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के नाम से ये जाना गया है। इसकी क्या डिपेंडेंसी है, तो फिजिकल डायमेंशंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर में बहुत कुछ आ जाएगा। मटेरियल और टेम्परेचर भी इसी के अंदर में घुसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि रो का जो फॉर्मूला है यहाँ पे 1/सिग्मा है, सिग्मा यहाँ लिखा है, तो रो m/NE² टावा है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टिविटी की। और अगर लेंथ और एरिया नहीं बदलेंगे तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी रो पे ज्यादा हो जाएगी, और रो टेम्परेचर से बदलेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टावा कम होगा, कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, ये सारा ओवरऑल कनेक्शन अपने पास, सारे फॉर्मूले इकट्ठे आ गए, हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहानी है। मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ कंडक्टिंग मटेरियल में म्यू है और कह रहा है कि मोबिलिटी कितना होगा सेम कंडक्टर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल कर देने से कह रहा है कोई असर नहीं पड़ता, आपने अभी कहा था। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, नीट 2020 का क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, मोबिलिटी पूछा गया है, तो भैया कुछ नहीं है, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 10⁻⁴ अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻⁻10। ठीक है, ये देखो भैया कट गया ये, और ये आ जाएगा कितना, 10 - 10⁻⁴ 10⁻⁶। ठीक है, यूनिट वही है, ऐसा यूनिट जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में वही लगा देंगे, 2.5 10⁻⁶ आंसर इस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बड़ा धड़ कह रहा है कि क्रॉस मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, कोई भी ले लो भैया। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई वायर है, एक लगा दिया है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। करंट यहाँ से गई, यहाँ से गई, तो ये बताओ करंट क्या यहाँ से दूसरा निकल के आएगी, ये कैसे हो सकता है भाई, करंट कांस्टेंट रहती है इसमें। तो करंट इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, करेक्ट, कौन सी कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, करंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, करंट कांस्टेंट रहेगा। जहां एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पे करंट डेंसिटी कम होगी, और जहां कम होगा वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। करंट ड्रिफ्ट, बड़े करंट ड्रिफ्ट क्या कह रहे भैया, ये करंट ड्रिफ्ट लगाओ शब्द यार, सीधे रहने दो बच्चे, करंट को ही रहने दो, इसका ड्रिफ्ट का है बोल रहे हो, बातें की है, तो इसको हमें तो सही लगाना है यार, लगा ही देंगे। करंट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बेसिकली वो ड्रिफ्ट इसमें था। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जवाब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है। ड्रिप वेलोसिटी क्या होगा, तो ड्रिप वेलोसिटी कह सकते हो यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। करेंगे कैसे पता चल गया भैया, देख लो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, तो एरिया क्रॉस सेक्शन ड्रिप वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे फ्लूइड में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता है, उसी तरीके से लग रहा है बिल्कुल। तो ये इनवर्स रेशियो में होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इसीलिए आंसर ये सही है। अगर बढ़ते हैं, ये नीट का कौन सा भैया एक किसका क्वेश्चन है, री राम, सर्टेन फिजिकल टर्म्स है। देखो ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़े हैं, ये होता है 3 नंबर, सब में 3 दिए है, आगे बढ़ो। ठीक है, अब थोड़ा आसान लो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो कह रहा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, तो देखो ई इक्वल टू रोजे था, रोजे रखो, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगा, ई बाई जे होगा। तो ई बाई जे, तो 4 नंबर कनेक्ट हो गया बी से, बी का 4 नंबर का कनेक्शन, बी में 4 नंबर इन 2 ऑप्शंस पे है। अब कोई चेक कर लो सी और डी में से जो आपको आसान लगे भैया। तो करंट डेंसिटी यही होता है एनईवीडी, तो डी का 2 नंबर, डी का 2 नंबर, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। राइट, समझ में आ गया। आगे बढ़े, बढ़ते जाओ भाई, धड़ाधड़ बढ़ते जाओ, धड़ाधड़। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी तो पढ़ चुके हैं अभी। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म इसी को तो बोल रहे थे, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई को, या ई इज इक्वल टू रोजे को बोल रहे थे भैया। ओम्स लॉ, तो कह रहा था कि ओम्स लॉ इसी को बोलते हैं बेसिकली। और ये जो V इक्वल टू आई आर था, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ ये बेसिकली नहीं होता है, स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट तो कुछ और होता है। क्या होता है कि एक कंडक्टर वायर है, एक वायर है, अगर एक बैटरी लगाते हो, उसकी करंट कुछ आ रही है 2 एम्पियर इधर डायरेक्शन में, अगर बैटरी स्विच कर दो, डायरेक्शन उल्टा लगा दो, तो उल्टे डायरेक्शन में 2 एम्पियर की करंट जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो दैट जो भी है उस मटेरियल के बारे में बात करो तो वो ओम्स लॉ का फॉलोअर नहीं है, उसको नॉन ओमिक बोलते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है, इसका एग्जांपल डायोड है। आगे एनसीईआरटी का एक स्लाइड है, उसमें भी लिखा हुआ है। आप देखिए ये क्या कह रहा था कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो ये कहता है कि R कांस्टेंट कर दो भैया रेजिस्टेंस, तो कह रहा क्या क्या शर्त है, एक कह रहा कि L ना बदलो, एरिया ना बदलो, रेजिस्टिविटी ना बदलो, मतलब टेम्परेचर ना बदलो, इनको फिक्स कर दो सारा। यानी टेम्परेचर को आप ना बदलो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करो, सीधे कहो ना कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट कर दो, वोल्टेज डबल करोगे करंट डबल होगी। तो करेक्ट, ठीक बिल्कुल, ग्राफ ऐसा आएगा। ये हम लोग 10th लेवल पे भी पढ़ते हैं। तो ये लीनियर वेरिएशन आता है, और नॉन लीनियर हो जाएगा अगर हो गया तो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ऐसा होता है। ठीक है, फिलहाल अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी पे, हम लोग बात कर ही लिए हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है। ये है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ जो अभी बता रहे थे। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ भाई। जिस दिन आएगा आदमी डमाडोल हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। करा है कि इट इज फाउंड है कि बहुत ज्यादा रेंज तक वैलिड होता है डिवाइसेस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोपोर्शनल टू द V एंड I डज नॉट होल्ड, कुछ लिमिटेशन है, कहीं पे भी नहीं होल्ड करता है, कहीं कहीं। तो कह रहा है कि सीज कर जाता है प्रोपोर्शनलिटी। ये कह रहा कहाँ होता है, ऐसा कह रहा है कि ये डायोड में होता है भैया। तो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन V एंड I कह रहा है डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वोल्टेज। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसको करंट सर्टेन वोल्टेज के लिए आ रहा है, तो कह रहा कि रिवर्स करेंगे डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड फिक्स, तो डज नॉट प्रोड्यूस अ करंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। ऐसा कहाँ होता है, उलट देंगे बैटरी, कह रहा कि सेम करंट नहीं आएगी। डायोड में ऐसा होता है, फॉरवर्ड बायस में करंट आएगी, रिवर्स बायस में नहीं आएगी, या कुछ और आएगी फ्यू माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में। कह रहे ये इसका एग्जाम्पल है भाई, लिमिटेशन है। कह रहा कि ये देखिए, ये हमने डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाया हुआ है, और ये एक है, ये भी सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड के लिए। अजीब वेरिएशन है, देखिए लीनियर नहीं है, जाके चेंज हो गया भैया। ये इंपॉर्टेंट है, कभी आया नहीं है नीट और जेई में, जिस दिन आएगा ये सिर्फ एनसीईआरटी में गिवन है। बढ़ते हैं आगे की ओर। ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है, जवाब देखो भैया। करंट 5 एम्पियर पास कर रही है, नॉन लीनियर
मैग्नीशियम वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, थोड़ा सा भैया कैलकुलेशन है इसमें। एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी एट एन एंगल। देखो यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर है इधर, उससे अलग है कहानी इसका, करंट डेंसिटी एंगल बन रहा है। तो ये बताओ करंट कितना आ जाएगा। हमने पढ़ा था करंट क्या होती, जे क्या होता है भाई, है लेकिन 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 ये लगेगा जे और ए का डॉट प्रोडक्ट वाला कहानी, ये लगेगा यहाँ पे करंट, यहाँ से बात करेंगे, करंट दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे जो भी है। अब देखिए क्या कहना है इसमें, क्या कहना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज। करे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है, E इज इक्वल टू रोजे। रजिस्टिविटी मैग्नीशियम का दिया है भैया, चिपका दो 44 इंटू 10 के पावर -8। जे के जगह आई रख दे वैल्यू भैया 5 एम्पियर, आई बाई ए कॉस थीटा, यहां से ले रहे हो, एरिया है 0.04 कॉस 60 डिग्री, मतलब रख दे वैल्यू 1/2, तो यहाँ कॉस 60 डिग्री रख दिए, मतलब समझ रहे हो ना। जे के जगह क्या रख दिए, जे के जगह क्या रख दिया, आई अपन ए कॉस, आई अपन ए नहीं रखना है, हाँ गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कटपीट करना है और कुछ नहीं है, ऐसा करो, ये 4 है, इसको काट दे, इसको लिख देंगे 4 इंटू 10 की पावर -2, तो ये 4 11 से कट गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 10 टू -2 ऊपर है, ले जाओ 10 टू -6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5 इंटू 2, ये भी जाएगा 10 बन जाएगा, तो 10 और -8 और +2, और ये 2 और 1, ये 10 बन के 3 हो जाएगा, 3 इसमें से कम कर दो भैया, तो कितना बचेगा, 11 इंटू 10 टू दी पावर कितना -5, तो यहाँ पे रख दो, कैलकुलेशन बड़ा अजीब है भैया, तो ये 10 ये बना दिया, और 10 टू -2 इधर वाला भी ले गए, 10 टू दी पावर 3 हो गया, यही आंसर है, खोज लो भैया ये, तो ये 10 टू दी पावर -8 ही था ना, हाँ ठीक है, तो कितना हो गया 11 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये रहा करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ो, कह रहा कि इसी के कैलकुलेशन के लिए जगह रखा था भैया, कहता ठीक है आगे की ओर बढ़ जाओ, E इक्वल टू रोजे हमने सॉल्व कर लिया है, और यही था जे के जगह आई अपान ए कॉस थीटा, यही इंटरेक्शन मामला था, करंट पर यूनिट एरिया ने ए कॉस थीटा था, वहां एरिया वेक्टर को मामला बदल दिया था इसमें, क्वेश्चन शानदार था भाई। तो ये फिगर में ये तो वही है, बैटरी आप लगा दिया, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कह रहा है कि क्या अभी जो डिस्कस किए थे वही है। ड्रिप एसपी से क्यों जाएंगे, तो ड्रिप वेलोसिटी यहाँ ज्यादा हो जाएगी, यहाँ कम होगी, अभी बात हुआ था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ड्रिप वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, उल्टा होता है, तो ये लगा दो, फटाफट आगे की ओर बढ़ दो, तुरंत समय नहीं है भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी बात हो चुकी है, तो ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ना तो बढ़ती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि टाउ कम हो जाता है, और ये इसमें फॉर्मूला अपने पास था, m/n² टाउ, और बेसिकली ये इस तरीके से चेंज होती है, एक लिमिटेड टेम्परेचर रेंज के लिए बहुत बहुत हायर ना हो, तो ये बताया गया है कि किसी T डिग्री सेल्सियस पे ये होता है 1 + अल्फा T - T0, वेयर T0 इज रेफरेंस टेम्परेचर, जब तक कुछ ना दिया जाए जनरली ये 0 डिग्री सेल्सियस ही हम लोग लेते हैं, तो ये किसी टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी ये 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। कुछ ऐसे मटेरियल है जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ने के बजाय घटती है, उनका अल्फा नेगेटिव होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में अलग रीजन है, रेजिस्टिविटी मतलब उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाता है, तो उसमें ये फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, अलग डिफरेंट केस है, उसमें नम बॉन्ड टूटने की वजह से
फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं, वो अलग ही कहानी है, उसमें मिलाना नहीं है। और इसी पैटर्न पे रेजिस्टेंस भी है किसी टी डिग्री सेल्सियस पे, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब इसमें देखिए कुछ जैसे ग्राफ है दिए गए हैं, पहले जैसे रेजिस्टिविटी का वेरिएशन है कुछ पर्टिकुलर के लिए हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे करना चाहेंगे भाई। तो रेजिस्टिविटी है ये बदल रहा है जो टेम्परेचर के साथ, अगर हम बात करें तो ये जो बनाया है ना ये कॉपर के लिए भैया, तो ये आया हुआ है नीट में क्वेश्चन 2020 में, इसलिए बता दिए। दूसरा इसमें नाइक्रोम का कुछ ये भी ऑप्शन में था, बट ये नाइक्रोम का होता है, कुछ यूं होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में भैया ना अलग ही कहानी है ये होता है। और ये जानकारी जान जाओ भैया मेरे बच्चा लोग, कुछ ऐसे मटेरियल है ना, एलॉय है बेसिकली, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन, स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड वायर्स होता है ना इसी का यूज करते हैं हम लोग बनाने में, इनका रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और ये जेई में इसका क्वेश्चन भी आ चुका है, जिस दिन आ जाए नीट में इसका इंतजार है। क्यों? क्योंकि ये तो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए कह रहे हैं। आ गया मेरे सामने ही क्वेश्चन भैया, ये तो सेशन रीजन का है बबुआ। अरे alloys such as constantan and manganese are used, अरे गुरुजी अभी तो बोल रहा थे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल alloys such as constantan manganese यूज करते हैं, कह रहा है कि constantan magnitude have very small value temperature coefficient of resistance, कह रहा है इसीलिए यूज करते, कह रहा है बिल्कुल सही है गुरुजी, एक्सप्लेन कर रहा है, ये सही रहा, अगले पे बढ़ जाइए गुरुजी। बहुत है क्वेश्चन, which of the following resistivity and temperature is most suitable used in wire bound standard resistors, यही है कॉन्स्टेंटन मैग्नीन जिसको किए हो अभी, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है भैया, अभी तो बात किया गया बढ़ो। मेटोलिक कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो पुराना सीआईपीएमटी का है, करेक्ट। कौन सा रिमेन कांस्टेंट है, अभी तक किए थे यार, करंट ड्रिफ्ट, फिर आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें घुसी थी, या ये वही क्वेश्चन रिपीट कर गया, चूंकि क्वेश्चन ये रिपीटेड है इसीलिए रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, रिपीट कर गया तो रिपीट कर गया, क्या दिक्कत है भैया, आगे बढ़ा जाओ छोड़कर। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ेगा भैया। एक वायर है, इसे सोचो, ये वायर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन से कनेक्शन लेंथ है, मटेरियल कोई रेजिस्टिविटी है, खींच दो तो एन गुना खींच दो इसको, मतलब डबल ट्रिपल जो भी कहना इच्छा है अपनी अपनी भैया, नया लेंथ एन टाइम्स खींच कर दिया, खींचना ही है भैया, इसको जोड़ कर नहीं करना है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बेसिकली खींचने का असर नया रेजिस्टेंस हो जाएगा एन स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। और इसमें अगर बात करना है, आगे बढ़ना है, अगर मान लो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन खींच के r बाई एन कर दोगे, तो इस केस में जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा n की पावर 4 टाइम्स हो जाएगा। याद है, याद रखना भाई। कोई और चीजें इसमें बात करना है तो आप कर सकते हो, रो खींचने से देखो रेजिस्टिविटी क्यों बदलेगा, ये नीट का आया हुआ है, एफएमटी का 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो खींचने से रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से कनेक्शन है, खींचने से लेंथ बदलने से किसी ज्योमेट्रिकल मैटर से नहीं है। तो रो इंटू एल अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, हमने एक ऊपर नीचे सॉक से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि असर नहीं पड़ेगा। एक डेंसिटी है मटेरियल को उससे कर दिया, देखो भैया ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास बन गया, ऊपर एल स्क्वायर इंटू डेंसिटी अपन मास बन गया। फॉर द गिवन मटेरियल ये दोनों चीज नहीं बदलेगा, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम होगा। ये भी आ सकता है, आ चुका है, हर जगह आ चुका है भैया, ऐसी तरीके से हम कहीं वो बता सकते हैं। लेंथ डबल कर दिया, मास आधा कर दिया, मास ट्रिपल कर दिया, जो करना है कर दो यार, सीधे ना लिख देंगे। 2 वायर है, 3 वायर है, लेंथ रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, मटेरियल वही अगर है
तो मटेरियल वही है, मेड ऑफ सेम मटेरियल बोलेगा भाई, इधर रेजिस्टिविटी क्या कर देंगे सेम। अब देखिए L1/L2 का डायरेक्ट रेशियो स्क्वायर में करेंगे या मास के इनवर्स रेशियो में M2/M1 करेंगे, क्या दिक्कत है भाई, क्वेश्चन ही तो बनाना है। आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो, इसी में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए हमने लेंथ वायर का खींच कर क्या कर दिया, हमने लेंथ को खींच कर डबल कर दिया। अगर डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो नया लेंथ अगर 3 गुना हो गया, तो अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो हम डायरेक्ट ना लगा देंगे 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, तो ये डायरेक्ट आ जाओ, आगे बढ़ो। यही है ही क्वेश्चन, देखो भैया नीट 17 का है। मेल्ट कर या स्ट्रेच कर दिया n गुना, तो n स्क्वायर टाइम्स हो गया, आगे बढ़ते जाओ। ये है भी IPMT 2012 वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि स्ट्रेच करके स्लोली 10% स्लोली से 10% से बढ़ा दिया गया। तो अब देखो लेंथ क्या हो गया, पहले L था बाई 10% है, मतलब जो था उसमें 10% और जोड़ दो, तो सीधे कहो ना यार कि 110% हो गया, 1.1 हो गया। ठीक, यही तो n है। तो ये बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर मतलब 1.1 का स्क्वायर टाइम्स पुराना वाला 1.21, 121% हो गया, यानी 21% से बढ़ गया, लेकिन हमें तो पूछा है कितना होगा। देखो इसमें तो ऐसे डिलीट हो जाता, रेजिस्टिविटी भी पूछा था कि भैया कुछ चेंज होगा, तो रेजिस्टिविटी कहाँ का चेंज होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो तो सेम रहता है, तो कोई और ऑप्शन नहीं है, आगे की ओर बढ़ते जाइए। इसमें देखिए अगर 2% से करेंगे तो n की पावर 4 था रेडियस में, तो इंक्रीज कर जाएगी 8%, सीधे मारा आगे बढ़ा। वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज रन आउट ऑफ द सच दैट लेंथ इज इंक्रीज बाय, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इज इंक्रीज बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। मैं समझ रहा हूँ, ओरिजिनल लेंथ में डबल से बढ़ा दिया गया, ये ट्रिपल कर दिया गया रे अब्बा, तो n की वैल्यू 3 हो गया, तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा भैया 9 टाइम्स। नया और पुराने का रेशियो 9:1 है, रेशियो ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल, तो 9:1 है। आगे बढ़ते जाओ, ये आ गए भैया सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, इसका जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए क्या होता है बेसिकली, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है करेंट सेम, जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करोगे ना उनमें करंट सेम होगा, इस बात की हमें फुल गारंटी है। तो करंट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, इन ऑल रेजिस्टेंसेस, ठीक। और वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होगा, अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो, अगर रेजिस्टेंस सेम हो गया तो उनमें भी वोल्टेज भी सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है कि ठीक है V=IR ही तो है, इसमें पूरा टूल I सेम है, तो वोल्टेज का बंटवारा रेजिस्टेंस के हिसाब से चलेगा, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसका ज्यादा वोल्टेज होगा। तो इसमें क्या है ना, एक फॉर्मूला ही काफी है शॉर्टकट याद करने के लिए। वोल्टेज डिवीजन की अगर बात करेंगे, और ये बैटरी अगर लगा दिया एक B वोल्ट की, अगर यहाँ वोल्टेज निकालना है तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट बंटवारा B वोल्ट का करना है, तो डायरेक्ट रेशियो मतलब R1/R1 + R2। ये शॉर्टकट कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हेल्प करेंगे जल्दी बनाने में। बाकी क्या है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने तो 10th का भी बच्चा निकाल लेगा यार, ये कौन सी आप नई बातें कर रहे हैं। अगर सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हो जाए, सारे के सारे बराबर R हो गया, तो इक्विवेलेंट NR हो जाएगा यार। ये पहले भी आ चुका है PMT में। वोल्टेज डिवीजन का ये फॉर्मूला है, कोई एक वोल्टेज निकालो दूसरा निकल जाए, मान लो कहोगे 4 रहेंगे तब कहेगा 3 काम एक, जिसमें पूछोगे ना बाकी बच्चे को एक बना देंगे इक्विवेलेंट के थ्रू। अच्छा ये बात, अब पैरेलल में तो कह रहा कि पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट का, तो पैरेलल में क्या होता है कनेक्शन में भैया, कह रहा कि सब रेजिस्टेंस का एक एंड एक जगह पे, सबका दूसरा एंड एक दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड होता है, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। बैटरी में जो भी लगा दोगे वोल्टेज सब पे सेम ही जाएगा,
ठीक है, R1 R2 एंड R3 R3 Rn। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 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 डॉट डॉट 1/Rn। अगर सारा बराबर हो गया तो R1 बराबर R2 बराबर बराबर R हो गया तो equivalent will be any one resistance divided by number of identical resistors। ठीक है, वोल्टेज सेम है, करंट का बंटवारा होना ही है, तय है बंटवारा, झगड़ा हो चुका है तो बंटवारा तो होना ही तय है भैया। आप तम बांट कर रहेंगे, करंट जाएगा, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें IN जाएगा, तो कुल करंट तो होगी I प्लस I1 प्लस I2 प्लस 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 IN ही तो होगी। ठीक, अब आप ये भी कर सकते हो कि जो वोल्टेज लगाए हो पूरी करंट I इंटू R इक्विवेलेंट, ये तो हर जगह लगा देंगे, क्या दिक्कत है भाई। कह रहा है कि इस पैरेलल में बंटवारा किस चीज का, करंट का होता है। तो एक दो शॉर्टकट याद करो, दो रेजिस्टेंस के लिए स्पेशली, तो दो रेजिस्टेंस के लिए स्पेशली अगर याद करते हैं हम, एक बैटरी लगा दिए तो वोल्टेज तो सेम जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज देंगे नहीं, बता दे रहे हैं, करंट देगा, इसमें I1 और इसमें I2 का बंटवारा करो R1 R2 में। अब देखो पैरेलल में चल रहे हैं भैया, याद रखियो वोल्टेज सेम होता है सारे के सारे रेजिस्टेंसेज जो पैरेलल में कनेक्ट किए हो, सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। ठीक, तो V इक्वल टू IR के थ्रू जाओगे तो ये है सेम, करंट का बंटवारा उल्टा रेजिस्टेंस के हिसाब से चलेगा। ठीक, तो इसमें आप कह सकते हो अगर I गई ना तो I1 में बांटना है I1 को, तो I को बांटना है I1 निकालना है, उल्टा रेशियो में R1 में निकालना है तो ऊपर R2 लिखेंगे, नीचे R1 प्लस R2। ये समय की बचत करा देगा ये फॉर्मूला अपना। ज्यादा होगा 2 से तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, बाकी को निपटा देंगे, 2 बना देंगे, 4 का 2 भी बना देंगे, 5 का भी 2 बना देंगे। बाकी अगर आपको बेसिक से ही बनाना है तो आप कुछ ना करो यार, लिखो I1 R1 बराबर I2 R2, और कोई है तो उसको भी कर दो I और R का प्रोडक्ट बराबर, I बराबर I1 प्लस I2, कोई और है तो उसको भी कर दो यार बराबर। ठीक है, सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, फाइनली क्या कर लो, वोल्टेज I P इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इन पैरेलल ग्रुपिंग। तो यह है सीरीज पैरेलल की कहानी, बाकी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे, देखो सिंपल सीरीज ऑफ पैरेलल समझने के लिए ना सिंपल सा एक सर्किट डिजाइन समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि सीरीज में है कि मामला पैरेलल में। जैसे ये है, ये गए और यहां से हम लोग ऐसे आ गए। ठीक है, अब ये एक नेटवर्क यहाँ लिए और एक नेटवर्क यहाँ लिए और ये एक नेटवर्क यहाँ लिए। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ लिए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, मान लो ये आर है और है आर है आर है आर है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। प्लेन वायर का मतलब एक जैसा पॉइंट होगा, इसमें पॉइंट आप रन करिए, ये पॉइंट पे आते ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए है, दौड़ा दिए पूरा। देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ही बी है, बी ही ए है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस 0। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग होने का क्या मतलब हुआ, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस का दोनों एंड एक ही पॉइंट पर आ जाएगा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ये 0 रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी आते हैं। अब देखिए पॉइंट रन करिए आप, ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये प्लेन गया, ये भी पॉइंट ए है, ये प्लेन है, ये भी है, ये भी ए है, ये भी ये है, ये भी ये है, यही भी है, शॉर्ट सर्किट का केस है, तो 0 आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है फिजिक्स